गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ की क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम। और आज मैथ की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना है, मैट्रिक्स, चैप्टर नंबर 3, आव्यूह, जिसे हिंदी में आव्यूह बोलते हैं और इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद कल मैंने जो आपको सवाल बताए थे उसमें विविध प्रश्नावली में 16 नंबर सवाल मैंने आपको कहा था कि घर पे आप इसको लगाइएगा। आधा मैंने लगवाया था, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, और जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो उसको मैं दूसरी ट्रिक से भी आपको बताता हूँ। और 17 नंबर क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, तो 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको बताऊंगा। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट चैप्टर में मैट्रिक्स को मैं आपको बताता हूं। तो आपको करना क्या है कि 16 नंबर सवाल में क्या दे रखा था समझ लीजिए जल्दी से, मैं इसको बताता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। दूसरे टाइप से इसको आप कर लेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आप क्या करें, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको हम उधर ले गए हैं। यहां से 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे, साइन पाई बाई 2 प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स। ये क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा 2 साइन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह ये टोटल वैल्यू है, तो इधर बचा 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर मैंने 2 साइन इनवर्स एक्स का वो फार्मूला लगा के कैलकुलेट किया था, और जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना थोड़ा सा टफ था, तो इसको इजी करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू साइन थीटा मान ले। क्यों साइन थीटा मान रहे हैं उसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ x है, अगर साइन थीटा मान लेंगे तो साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा, थीटा आ जाएगा, और इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन थीटा, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि अंदर छोटा ब्रैकेट लग गया है, तो 1 माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो गया। अब यहाँ पर कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, कई फार्मूले होते हैं लेकिन लगाना आपको कौन सा है, जो साइन थीटा के टर्म में हो, तो यानी 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस का साइन थीटा वैसे ही रख देंगे, इक्वल टू कॉस 2 थीटा की जगह हम ये फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 2 को इधर ले आइए, तो सभी टर्म इधर ले आइए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का 1 ये, और माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचा, प्लस 1 माइनस 1 कट गया। इन दोनों में अगर आप देखें तो साइन थीटा कॉमन है, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 साइन थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक फर्स्ट टर्म ये हो गया और सेकेंड टर्म ये हो गया, तो इक्वल टू कर सकते हैं, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। एक टर्म 0 होगा, फिर दूसरा टर्म 0 करेंगे, लेकिन साइन की वैल्यू एक ही दे रखे हैं, तो इसलिए आप फर्स्ट फंक्शन को जब 0 करेंगे, फर्स्ट टर्म को जब 0 करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और जबकि साइन थीटा किसके इक्विवेलेंट हमने मान रखा है, x, यानी x का मान भी 0 होगा। तो ये इसमें आपका कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, C। 16 नंबर सवाल में C पार्ट इसका सही हो जाएगा। ओके, तो इस मेथड से आप इसको लगा लेंगे तो ये आपके लिए आसान पड़ेगा, उस मेथड से थोड़ा सा टफ जाएगा, और x की वैल्यू 0 ना आके कुछ और दूसरी वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए इसको आप कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं आव्यूह में, मैट्रिक्स, चैप्टर नंबर 3। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, और पीडीएफ फाइल सेंड करने के बाद उसमें जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, फेयर में आपको उसी तरीके से लिखना है। एक्सरसाइज से पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो एक्सरसाइज में आपको लिखना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। मेथड वही रहेगा, तरीका वही रहेगा मेरा पढ़ाने का। तो सबसे पहले पीडीएफ फाइल में, जो मैं पीडीएफ फाइल मैंने आपको सेंड की है, उस पीडीएफ फाइल में
फर्स्ट पेज नंबर पे पहली परिभाषा जो लिखी हुई है वो है आव्यूह। आव्यूह में मैंने क्या लिखवाया है कि यदि कई प्रविष्टियों को एक साथ दे दिया जाए तो उन प्रविष्टियों में क्षैतिज पंक्तियां और ऊर्ध्व पंक्तियां को एक साथ व्यवस्थित करने को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह का मतलब होता है कि जब कई प्रविष्टियां एक साथ दे दी जाए, कई चीजों को एक साथ दे दिया जाए तो उसको पंक्ति और स्तंभ, रो मतलब पंक्तियां, रो मतलब होता है पंक्तियां, और कॉलम COLUMN कॉलम, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, याद रखिएगा स्तंभ। और जहां पर रो होगा उसको हम R से दर्शाएंगे और जहां कॉलम होगा उसको हम C से दर्शाएंगे। तो सपोज इसमें ये समझ लीजिए कि रो और कॉलम क्या होते हैं। रो मतलब जैसे कॉपी में ये इस तरीके से आप लाइन खींच दें और इस तरीके से लाइन खींच दें, तो इन लाइनों में आप ध्यान दीजिएगा रो क्या होती, पंक्तियां, रो पंक्तियां, यानी यहां पर ये पहली पंक्ति है तो R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5 एंड सो ऑन, इस तरीके से बहुत सारी मान लेते हैं M, तो RM, लास्ट में RM, M पंक्तियां हैं तो इस तरीके से हम पंक्तियां, ये पंक्तियां होती। कॉलम कहते हैं कि कॉलम खींच लो, जैसे अंतर लिखाना होता है तो टीचर आपको बताता है कि कॉलम खींच लीजिए, 2 कॉलम खींच लीजिए, 3 कॉलम खींच लीजिए, तो इसका मतलब यही होता है, कॉलम का मतलब खाने यानी स्तंभ। तो ये आपका C1, ये आपका C2, ये C3, ये C4, ये C5 एंड सो ऑन। अगर इसी तरीके से और बहुत सारे वो कॉलम होते हैं तो मान लेते N कॉलम है तो लास्ट वाली जो रो होगी वो CN हो जाएगा। ओके, तो रो और कॉलम आपको याद रखना है किस तरीके से होता है। तो यहां पर आव्यूह क्या होता है कि जब कई प्रविष्टियां एक साथ दे देते हैं तो उनको रो यानी पंक्तियों और कॉलम यानी स्तंभों के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं आव्यूह। अब एग्जाम्पल शायद इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन एग्जाम्पल में आप अगर चाहें तो ये चीज लिख सकते हैं। किताब में दिया हुआ है कि जैसे 3 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं हम उनके नाम रख देते हैं, A है, B है और C है। ये 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्तियों के पास कॉपी, पेन और किताब, कॉपी, पेन और किताब, कई प्रविष्टियां एक साथ दे देता है। जैसे A के पास 2 कॉपी है, 3 पेन है, 4 किताब है। B के पास 1 पेन है, 2 कॉपी है और 6 किताबें हैं। और C के पास 3 पेन है, 4 किताबें, 3 कॉपी हैं, 4 पेन है और 8 किताबें हैं। तो इस तरीके से देखिए इसमें कई प्रविष्टियां एक साथ देती, 3 व्यक्तियों को, और तीनों ही व्यक्तियों के पास 3 चीजें ये अलग अलग, तो कई प्रविष्टियां इसमें हैं, कई वस्तुओं को दे रखा है, तो ये प्रविष्टियां कहलाती हैं। तो इनको अगर हम व्यवस्थित रूप से रख दें, व्यवस्थित रूप का मतलब होता है स्तंभ और पंक्तियों के रूप में, तो 2 3 4, 1 2 6, 3 4 8, तो इस तरीके से जब हम इसको रख देंगे तो ये आपका कहलाता है आव्यूह। और आव्यूह को दर्शाने के लिए हम ABCD कुछ भी मान सकते हैं। हमने यहाँ ABC वस्तु मान रखा है तो आप इसको कैपिटल X भी मान सकते हैं। तो यानी ये X एक आव्यूह हो गया, और जो कि इस रूप में व्यवस्थित रूप में रख दिया गया प्रविष्टियों को, तो ये आव्यूह कहलाता है। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि व्यक्ति हैं, ये 3 व्यक्ति हैं और इस तरीके से, तो यहां लिखेंगे आव्यूह, आव्यूह रूप। तो आव्यूह रूप X, आव्यूह रूप X इज इक्वल टू दिस। ओके, अब आ जाता है आव्यूह की कोटि क्या होती है। सेकंड स्टेप से में दिया है PDF फाइल में, ये आपको बकायदा लिखना है जिस तरीके से मैं इसको बता रहा हूं। आव्यूह की कोटि, तो यदि किसी आव्यूह में M पंक्तियां, यदि किसी आव्यूह में M पंक्तियां और किसी स्तंभ N स्तंभ हो तो उनका आव्यूह रूप की कोटि होगी M इंटू N। आव्यूह की कोटि होगी M इंटू N। ध्यान दीजिएगा, रो अगर आपके M है, कॉलम अगर आपके N है, तो
तो कोटि आव्यूह की कोटि क्या होगी, m इंटू n। ध्यान रखिएगा। अब m इंटू n कैसे, और m इंटू n कोटि के आव्यूह का व्यापक रूप m इंटू n कोटि के आव्यूह का व्यापक रूप जो होगा, वो व्यापक रूप को हम अगर a से दर्शाएं तो ये होगा स्मॉल a i j m इंटू n। ये इसका व्यापक रूप है। व्यापक रूप आप जानते हैं, किसी भी समीकरण का या किसी भी आव्यूह का व्यापक रूप ऐसा रूप होता है जिसमें आव्यूह के सभी रूप सम्मिलित हों। तो ये जो मैंने लिखा है, ये ए आई जे और ब्रैकेट में इसी के नीचे बड़े ब्रैकेट के अंदर, आव्यूह को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और उसके नीचे जो लिखते हैं m इंटू एन, ये इसकी कोटि होती है। यानी इस आव्यूह में m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है, इसका मतलब ये हुआ। तो अब यहां पर देखिए स्मॉल ए आई जे क्या है, नीचे देखो लिखा हुआ है कि जहां ए आई जे क्या है, आव्यूह के अवयव हैं। अवयव मतलब होता है सदस्य। यानी आप कोई भी आव्यूह अगर इस तरीके से दे दिया जाए 2 3 4 6 8 7 5 4 3, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी टर्म हैं, जितने भी पद हैं, ये सब इसके सदस्य हैं, यानी अवयव हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 6 8 7 5 4 3, तो ये सब इसके अवयव हैं। तो अवयव मतलब आव्यूह के अंदर जितने भी पद टर्म रखे गए हैं, ये सब आव्यूह के सदस्य या अवयव कहलाते हैं। तो ये कंफर्म। अब ए आई जे में ध्यान दीजिएगा, ए आई जे में मैंने आई और जे ले रखा है। आई और जे का मतलब होता है कि आई वी पंक्ति और जे आई वी पंक्ति, ये आई है, और जे वी स्तंभ है। दोनों में अंतर समझिएगा। जो अगर प्रत्येक पद जिस जगह पे रखा जाता है, तो उसके प्रत्येक अवयव को दर्शाने के लिए, आव्यूह को नहीं, आव्यूह के प्रत्येक अवयव को दर्शाने के लिए जो यहां पर आई और जे होता है, वो उस अवयव के स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ को दर्शाता है। आप मेरी बात समझना, यहां पे ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। एग्जांपल पे मैं बता रहा हूं, समझ लेना, उसके बाद इसको उतारना। और C नहीं है, ये R है, R1 R2 R3, ये C1 C2 C3। तो यहां पे जो 2 है, A, ये 2 है, तो 2 का मतलब ए आई जे, ये सदस्य है ना, तो सदस्य को स्मॉल से दर्शाते हैं। तो समझना, अगर ए है तो स्मॉल ए सदस्य लिया गया, अगर कोई मैट्रिक्स बी है तो इसमें बी आई जे लिया जाएगा, और m इंटू एन अवयव कोड तो वही रहेगी। तो यानी अगर कैपिटल बी आव्यूह है तो उसके सदस्य स्मॉल बी के टर्म में लिए जाएंगे, अगर कैपिटल ए आव्यूह है तो उसके सदस्य स्मॉल ए आई जे से दर्शा जाएंगे। मतलब कॉमनली मैं ये बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि इस तरीके से दर्शाया जाए, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से जो अवयव है स्मॉल में ले लिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर अगर ये कैपिटल ए है, एग्जांपल के तौर पे 2 3 4 6 8 7 5 4 3, तो ये आपका एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में R1 R2 R3 C1 C2 C3 सपोज दैट। तो यहाँ पे m यानी पंक्तियां कितनी हैं, m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू भी तो 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम साथ में इसके साथ ब्रैकेट में 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, m इंटू एन यानी 3 इंटू 3 लिख दिया। m इंटू एन जब पता होगा तो हम वही लिखेंगे। अब यहां पर ये 2 क्या है, 2 कौन सा सदस्य है। अगर हम इसको इसी में दर्शाना चाहें तो इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। इसको लिखने का तरीका देख लो, ये C1 पहले हम क्या लिखते हैं, आई वी पंक्ति, पहले पंक्ति लिखेंगे फिर जे स्तंभ लिखेंगे। तो A पंक्ति R1 1 और स्तंभ 1, फिर दूसरे में आ जाओ 3 की जगह पर A पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, चौथे में आ जाओ, ये किसके स्थान पर है, A1 और 3। ये चीज समझ में आ रही। अब इसकी जगह 6 की जगह पर ये कौन सा सदस्य है इसका, A2 1 पंक्ति पहली है, पंक्ति
दूसरी है स्तंभ पहला है। 8 किस स्थान पर है? A 2 2 7 A 2 3 फिर A 3 1 A 3 2 A 3 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये 3 into 3 का हो गया, ब्रैकेट में साइड में लिख देते हैं। तो ये हो गए अवयव के सदस्य। तो ए आई जे समझ में आ गया कि जिस अवयव के स्थान पर जो रखा जाता है, तो अगर ये कहा जाए कि ये किस इसका स्थान क्या है, तो अगर पूछा जाए आपसे 8 का स्थान क्या है, तो आप बोलेंगे A22 है। A22 का मतलब कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के स्थान पर 8 है। तो इस तरीके से अवयवों को दर्शाते हैं। अब इसी का विस्तार रूप आगे दे दिया है। विस्तार रूप में क्या, विस्तार रूप क्या होता है इसका? अगर m इंटू n पंक्तियां हैं तो मतलब r आपके m हो गए और कॉलम आपके n हो गए, तो इसका विस्तार रूप कैसे लिखा जाएगा? तो A11 A12 A13 एंड सो ऑन। कितने हैं कॉलम? कितने हैं? 1 2 3 n तक है, कॉलम n है। तो A11 A12 A1n। ध्यान दीजिएगा, पंक्ति तो 1 ही है लेकिन स्तंभ nवा हो गया। अब इधर जब पढ़ेंगे तो m के टर्म में पढ़ते हैं। तो ये A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n। अब इधर A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3n। अब यहां पे आ जाओ, अगर इसमें m स्तंभ है तो यानी 1 2 3 पंक्तियां अगर m है तो 1 2 3 आगे 4 आगे 5 आगे 6 और लास्ट में आके AM1। AM1 क्यों हो गया? क्योंकि पंक्तियां mवें स्थान पर है लेकिन कॉलम तो पहला है। ये C1 C2 C3 एंड सो ऑन Cn। फिर ये R1। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप मत समझिए, इस तरीके से आप इसको देखिए। R1 R2 R3 एंड सो ऑन R। कितनी पंक्तियां हैं? M यानी R M। तो R इसकी जगह पर M और कॉलम 1। फिर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से? AM2। इसकी जगह पर AM3 एंड सो ऑन। लास्ट में AM और N, ये nवां स्तंभ है। तो इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। ये व्यापक रूप का प्रसार है, मतलब ये A I J और M इंटू N, ये इसका व्यापक रूप है। ये क्या है? ये व्यापक रूप है। और यहां पर मैंने जो A इज इक्वल टू ये लिखा है, ध्यान दीजिएगा, और यहां ब्रैकेट में M इंटू N, ये इस तरीके से रखा जाएगा। तो इसी का मैंने विस्तार किया है। क्या किया है? विस्तार या प्रसार। ये क्या है? विस्तार रूप या प्रसारित रूप। यानी जब इसको आप खोलेंगे तो ये इस तरीके से खुलता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना। अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी तो समझ नहीं पाएंगे, अवयव में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर पीडीएफ फाइल में 2 में आप देखेंगे, नोट में मैंने कुछ 2 पॉइंट्स लिखवाए हैं आपको। 2 अवयवों की तुलना तभी हो सकती है जब उनकी कोटियां समान हो। तो 2 अवयवों की तुलना, अब इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। 2 अवयवों की तुलना तभी हो सकती है जब उनकी कोटियां समान हो। तो मतलब जैसे 2 अवयव हैं, सपोज दैट A आपका है 2 3 4 5, तो इसकी कोटि 2 इंटू 2 की हुई क्योंकि 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। और B इज इक्वल टू सपोज दैट 1 4 6 8, ये हुआ। इसकी कोटि भी कितनी है? 2 इंटू 2। तो कहने का मतलब ये है कि A और B की तुलना तभी हो सकती है जब इनकी कोटियां समान हो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 का है, तो यानी इसकी तुलना की जा सकती है। अगर A के A11 A12 A21 A22, ये पहला है A है, और B इसकी जगह पर B11 B12
B21 और B22, ये लिखने का तरीका आप समझ लीजिए। तो ये इन दोनों की तुलना का मतलब इन दोनों को बराबर तभी रखा जा सकता है जब इसकी कोट भी 2 इंटू 2 की हो और इसकी कोट भी 2 इंटू 2 की होगी, तभी हम तुलना करेंगे। और तुलना करने में दूसरे पॉइंट में दे रखा है कि तुलना, पहले पॉइंट में दिया है तुलना तभी हो सकती है जब दोनों के कोटियां समान हो, और दूसरे पॉइंट में ये लिखा है कि अगर दोनों की कोटियां समान है तो उनकी तुलना करते समय संगत अवयव समान होंगे। यही लिखा हुआ है कि समान स्थान पर रखे अवयवों की तुलना होती है। तो मतलब A11 की तुलना किसके साथ होगी? B11 के साथ होगी। फिर A12 की तुलना किसके साथ होगी? B12 के साथ होगी। इसी तरीके से इसकी तुलना इसके साथ, इसकी तुलना इसके साथ, यानी ये आपस में अवयव बराबर होंगे, तुलना की जा सकती है अगर दोनों की कोटियां बराबर हैं। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में समझ लीजिए, पहला होता है आपका स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, वो स्तंभ आव्यूह। मतलब केवल एक ही स्तंभ होगा, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, आगे और भी अवयव हो सकते हैं 7, 8, जितने आप बढ़ा लें, लेकिन स्तंभ आपका एक ही होगा। पंक्तियां कई हो सकती हैं, R1, R2, R3, R4, R5, चाहे जितनी पंक्तियां हो जाएं, लेकिन स्तंभ एक ही होगा, क्योंकि आगे देखिए टर्म नहीं है। फिर इसी तरीके से तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? तो इसमें अगर हमने 5 लिखा है तो यानी 5 इंटू 1 की कोटि का हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, पहले रो पंक्तियां लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, तो 5 इंटू 1 का हो जाएगा। तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर कोटि आपकी, कोटि में n जो है यानी स्तंभ जो है वो एक ही होगा। फिर इसी तरीके से पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में पता नाम से ही पता चल रहा है कि पंक्ति का मतलब एक ही पंक्ति होगी, यानी R1 ही होगा। तो R1 यानी कोई भी अगर आव्यूह है इस तरीके से लिखा हुआ है, 2, 3 कॉमन नहीं लगता है, 2, 3, 4, तो ये यहाँ पे देखें तो R1 यानी एक ही है, लेकिन C1, C2, C3 एंड सो ऑन और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी कोटि क्या लिखी जाएगी? 1 इंटू 3 का है। क्यों? क्योंकि एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो ये 1 इंटू 3 का हो गया। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे R1, पंक्ति एक है तो इसको बोलेंगे पंक्ति आव्यूह है ये। ठीक है, तो नाम देते हैं पंक्ति आव्यूह। क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है, अगर एक स्तंभ होगा तो स्तंभ। बहुत ही आसान है। वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब नाम से ही पता चला, वर्ग का मतलब होता है चौकोर। चौकोर का मतलब ये होता है कि अगर पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो तो ऐसे आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे m अगर आपका 2 है तो n भी आपका 2 होना चाहिए। तो इस तरीके से कोई आव्यूह अगर बनेगा तो 2 इंटू 2 का आव्यूह बनेगा कैसे? 4, 6, 8, 9। तो ये 2 इंटू 2 का है, वर्ग आव्यूह है। तो यानी वर्ग आव्यूह का मतलब R1, R2 और C1, C2। तो देखिए इसमें पंक्तियां भी 2 हैं और स्तंभ भी क्या है? 2 है, तो इसलिए ये वर्ग आव्यूह हुआ। वर्ग आव्यूह में हो सकता है 1 इंटू 1 का भी वर्ग होगा, 2 इंटू 2 का भी वर्ग होगा, 3 इंटू 3 का भी वर्ग होगा, 4 इंटू 4 का भी वर्ग होगा। तो इस तरीके से 1 इंटू 1 का मतलब जैसे a इज इक्वल टू दे रखा है केवल 1, एक ही अवयव है, तो ये भी आपका वर्ग आव्यूह कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें R1 और C1 एक पंक्ति और एक स्तंभ है, तो R और C के मान समान है, तो इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे? अगर केवल एक अवयव है तो उसको भी आप वर्ग आव्यूह ही बोलेंगे। इसको वर्ग 1 इंटू 1 को वर्ग आव्यूह भी बोल सकते हैं, पंक्ति आव्यूह भी बोल सकते हैं और स्तंभ आव्यूह भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वर्ग भी है, एक पंक्ति है और एक स्तंभ भी है। तो इसलिए वर्ग आव्यूह में 1 इंटू 1 कोटि के आव्यूह को पंक्ति आव्यूह या स्तंभ आव्यूह भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआत 2 इंटू 2 से होती है। तो 2 इंटू 2 देखिए चौकोर, अगर सभी अवयवों को मिलाया जाए तो चौकोर खाना टाइप में बनेगा। अगर कोई 3 इंटू 3 के आव्यूह को हम लिखें तो किस तरीके से लिखा जाएगा? a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से अगर सभी अवयवों को आपस में मिला दिया जाए तो देखिए एक चौखाना यानी वर्ग रूप में बनेगा। तो ये 3 इंटू 3 का हुआ, देखिए वर्ग बन रहा है ना अवयवों को मिलाने पर, तो इसलिए ये एक वर्ग आव्यूह बनेगा।
तो ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि m और n अगर इक्वल होंगे, चाहे जो हो, जीरो हो नहीं सकते, 1 इंटू 1 ही हो सकता है स्टार्टिंग मिनिमम रेंज, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इंटरमीडिएट में केवल 3 इंटू 3 कोटि के ही अवयव है, मैक्सिमम यानी 3 इंटू 3 कोटि के अवयवों को आपको ही पढ़ना है मैट्रिक्स, इससे ऊपर नहीं है। जब आप अगली क्लास में जाएंगे, बड़ी क्लासों में जब जाएंगे, पीएससी वगैरह करेंगे तो एमएससी वगैरह, तो वहां पे आपको 4 इंटू 4 कोटि का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लिमिट है 3 इंटू 3 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, 3 इंटू 3 तक ही देखें। तो ये वर्ग आव्यूह हो गया। विकर्ण आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें केवल एक विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सभी शून्य हो, वो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह का मतलब क्रॉस। लेकिन एक चीज और है, विकर्ण आव्यूह में एक शब्द लिखा हुआ है वर्ग आव्यूह, मतलब आपका वर्ग आव्यूह होना चाहिए, कोटि इसकी यही होनी चाहिए। 3 इंटू 3 तक ही है तो हम 3 इंटू 3 तक ही लेते हैं, तो कोटि इसकी यही होनी चाहिए। और उसी कोटि में अगर वर्ग आव्यूह में जैसे 1 2 बाकी जीरो है, तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण मतलब क्रॉस सेक्शनल। तो यहाँ पे 1 और 2 विकर्ण में अवयव हैं लेकिन शेष जीरो हैं, तो ये आपका विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ठीक है। अदिश आव्यूह क्या है? एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें से किसी एक विकर्ण की संख्याएं समान हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। तो अदिश आव्यूह यानी विकर्ण आव्यूह में, ध्यान देना, विकर्ण आव्यूह आपको समझ में आ गया कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है, यानी ऐसा वर्ग आव्यूह, ध्यान दीजिएगा, ऐसा वर्ग आव्यूह 1 इंटू 1 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी शून्य हो। तो विकर्ण के अवयव 1 और 2 हैं, तो इनको छोड़कर बाकी शून्य है। ठीक है। अगर 3 इंटू 3 की हम बात करें तो 3 इंटू 3 का किस तरीके से लिखा जा सकता है? 1 0 0 0 6 0 0 0 -5, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां पे देखिए ये 3 इंटू 3 कोटि का आव्यूह हुआ, इसमें विकर्ण आव्यूह में 1 है, 6 है और -5 है। ये इस तरीके से भी हो सकते हैं। विकर्ण आव्यूह जरूरी नहीं कि ऐसे ही होगा, ये ऐसे भी हो सकता है। यानी विकर्ण आव्यूह को ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 0 4 0 5 0 और 7 0 0। देखा जाए तो ये भी तो विकर्ण आव्यूह हुआ। तो विकर्ण आव्यूह में ये ध्यान देना कि क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस के रूप में, लेकिन किसी एक में, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, अगर ये अवयव हैं बाकी सब शून्य है, तो इसको हम बोलेंगे ये आपका विकर्ण आव्यूह है। अब विकर्ण आव्यूह के बाद आगे जो अदिश आव्यूह है, अदिश आव्यूह समझना क्या होता है। अदिश आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह होता है, लेकिन अंतर ये होता है कि इसमें जो विकर्ण के अवयव हैं वो समान होंगे। मतलब अगर ये -2 है तो ये भी -2 होगा और ये भी क्या होगा? -2। अगर ये आपका 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी क्या होगा? 4 होगा। दोनों में अंतर समझ लेना। अदिश आव्यूह में ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें प्रत्येक सदस्य, विकर्ण के प्रत्येक सदस्य समान हो, तो ये आपका कहलाता है अदिश आव्यूह। एग्जांपल में देखिए √3 मैंने मान रखा है, तो √3 सारे √3 है। और वर्ग भी होना चाहिए, क्योंकि विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह ही होता है। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में दे रखा है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा वर्ग आव्यूह, ये भी एक वर्ग आव्यूह है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 हो, 1 हो, यानी 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? 1 1 और 1। तो ये इस तरीके से जो अगर कोई भी अवयव दे दिया है, चाहे ऐसे 1 1 हो चाहे ऐसे 1 1 हो, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? तत्समक आव्यूह, जिसे आई से दर्शाते हैं। किससे? आई से। आई तत्समक होता है। ओके। आई को क्या बोलते हैं? तत्समक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी यानी आई। फिर उसके बाद
एक और आव्यूह होता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह का मतलब बहुत ही आसान होता है। किताब में पेज नंबर 69 पे देखिए शून्य आव्यूह भी लिखा हुआ है। तो शून्य आव्यूह मतलब एक ऐसा आव्यूह जिसमें प्रत्येक सदस्य क्या हो, अवयव शून्य हो, तो शून्य आव्यूह। आसान है तो इसको आप फिलहाल लिखना कोई जरूरी नहीं, नाम से ही पता चला शून्य आव्यूह है। ठीक है, तो ये आज का मैथ में इतना ही काम आपका है। इसको बहुत ही अच्छे से आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। फिर उसके बाद मैं कल आपको पहले कुछ एग्जाम्पल्स एक दो समझाऊंगा, फिर उसके बाद फिर प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।